इसमें चेक करिए कि P इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग NRT/V। N कितना है? 4 ग्राम है आर्गन, इसको मोलर मास से डिवाइड किया, NR टेम्परेचर T/V। और बाद में इसका टेम्परेचर बदल गया क्योंकि बाद का टेम्परेचर 50 ज्यादा था, वहां हमने रखा। तो बाद वाला RT+50/V और नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल कम करना पड़ा जिससे कि प्रेशर वही रहे, तो हमने वहां से आर्गन को हटाया, तो बचा कितना? 4 ग्राम में से 0.8 ग्राम हटा लिया, 3.2 बाई मोलर मास M आर्गन का जो भी है, तो डिवाइड किया, तो यहाँ से हमें दिख गया नंबर ऑफ मोल। तो 1 इक्वल्स टू 4/3.2 T अपॉन T+50। 1 इक्वल्स टू 1/0.8 T+50, ऊपर न्यूमरेटर में ये T, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 0.8 T + 40 इक्वल्स टू T, 0.2 T इक्वल्स टू 40, T इक्वल्स टू 400/2, दैट इज 200 केल्विन। अब 12 वाले को देखिए, when 2 grams of a gas are introduced into an evacuated flask kept at 25 degrees centigrade, the pressure is found to the atmosphere to be 1 atmosphere. If 3 grams of another gas added to the same flask, the pressure becomes 1.5 atmosphere. The ratio of the molecular weight of this gas will be. अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या रिलेशन था, PV इक्वल्स टू NRT। यदि वॉल्यूम फिक्स हो तो P जो है प्रोपोर्शनल होता था N के लिए, और N हो जाता था जो भी मास अवेलेबल है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देते हो तो वो आ जाता है नंबर ऑफ मोल। तो अब यदि मैं बात करता हूँ P1/P2, तो P1/P2 जो होता वो होता N1/N2, जो हो जाता मास जो भी है अवेलेबल 1 बाय मोलर मास 1 और मास 2 बाय मोलर मास 2। और पार्शियल प्रेशर का जो आइडिया है वो क्या कहता है उसके बारे में एक बार बात करिए। पार्शियल प्रेशर वाला कहता है कि यदि आपने देखा पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और 3 ग्राम अनदर गैस एडेड टू द सेम फ्लास्क और प्रेशर बिकम्स 1.5, तो इसका मतलब 0.5 एटमॉस्फेयर जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। किसके कारण? अनदर गैस के ऐड करने के कारण। तो पहले देखिए P1 है 1 और बाद वाला जो गैस है उसके कारण 0.5, और दूसरी तरफ देख रहे हैं मास 2 बाय मोलर मास M1, बाद में देख रहे हैं 3 बाय मोलर मास 2, और आप यदि इनको डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 2 इक्वल्स टू 2/3 M2/M1। और यहाँ यदि हम लोग सॉल्व कर लें तो यहाँ से आ जाता M1/M2, लेफ्ट साइड में लेते आए M1 को, और 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट साइड बचा 1/3, तो रेशियो आ गया मोलर मास का 1/3। यहाँ एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का आइडिया भी यूज कर लिया। एक ही डब्बे में 2 गैस है, तो पहले एक गैस के कारण प्रेशर जो था वो था 1 एटमॉस्फेरिक, और एक्स्ट्रा जब ऐड किया तो हो गया 1.5। इसका मतलब 0.5 जो नया गैस हमने ऐड किया उसके कारण हुआ है प्रेशर। उन दोनों के वो जो प्रेशर होगा वो उनके अवेलेबल नंबर ऑफ मोल पे निर्भर करेंगे, और नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। तो इस तरह हमने, और यहाँ खास क्या देखा, जो मास है वो दिया गया है, मोलर मास का रेशियो चाहिए था। 13th चेक करते हैं। 13th में कहा गया है एन ओपन एंड वाइड ग्लास ट्यूब इज इमर्ज वर्टिकली इन such a way that
0.05 एक्सटेंड्स अबव द मरकरी। ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है आपको कि एक मरकरी पे बाहर है केवल 0.05 m, मतलब 5 सेंटीमीटर। ये मरकरी के बाहर है, बाकी मरकरी में डूबा हुआ है। फिर क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं, इसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और फिंगर्स को रख करके इसे कवर करते हैं। यदि फिंगर्स रख के कवर कर दिया, फिंगर रख के, तो यहाँ पर जो एयर होगा उस एयर का अभी प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस बंद को आप ऊपर पुल करते हैं, मरकरी से बाहर ट्यूब को पुल किया। तो आपने जब ट्यूब को पुल किया कंटिन्यूअस बंद रखते हुए, जब आपने इसको पुल किया कंटिन्यूअस बंद रखते हुए, तो क्या देखा आपने, तो क्या देखा आपने कि यहां पर यहां फिर से देखिए, जैसे आप बाहर खींच करके लाते हैं तो इसके ऊपर एयर का कॉलम चला आता है, और ये कितना खींच करके बाहर लाए हैं, ये 43 सेंटीमीटर। तो अब कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर। 43 बाहर लाए, पहले से 5 सेंटीमीटर बाहर था। और यहाँ जो एयर होगा, इस एयर का पहले जितना था वॉल्यूम वो तो वो बढ़ गया, लेकिन प्रेशर जो पहले था एटमॉस्फेरिक, अब नया वाला क्या हो गया, वो पी डैश हो गया। और हमसे कह क्या रहा है कि यहाँ बताइए कि इसमें मरकरी का कॉलम साथ में कितना ऊपर चला आया होगा। अब ध्यान से देखिए, ये मरकरी के कॉलम की बात कर रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि ये ऐसे यहाँ मरकरी भी मौजूद है। तो यदि ये H है मरकरी, तो यहाँ पर यदि प्रेशर होगा पी नॉट, तो यहाँ भी होगा पी नॉट, और पी नॉट से जैसे ऊपर आएंगे तो यहाँ मरकरी के पी नॉट से थोड़ा सा कम होगा, पी नॉट माइनस रो जी एच, क्योंकि मरकरी कॉलम का खुद का प्रेशर है रो जी एच, तो ऊपर का प्रेशर प्लस रो जी एच मिलकर पी नॉट बना, तो पी नॉट में से रो जी एच कम कर लिया, ये एच हाइट देख रहे हैं, तो वो एयर का प्रेशर हो गया। एक बार गौर करते हैं उसके लिए, जो हमारे पास एयर कॉलम हमें मिला है, उस एयर कॉलम के लिए देखते हैं उसका टेम्परेचर तो बदला नहीं होगा। फॉर द एयर कॉलम, फॉर द एयर कॉलम, फॉर द एयर कॉलम हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। किसके लिए ऐसा लिख सकते हैं कि वहां टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो P1 V1 P2 V2 बराबर होगा। और नहीं तो नंबर ऑफ मोल फिक्स है, तो P1 V1 बाई आर टी इक्वल्स टू P2 V2 बाई आर टी। सोच करके देख लो, ये आर टी कैंसिल आउट हो गया, नंबर ऑफ मोल बराबर कर दिया आपने, उससे भी यही रिलेशन दिखा आपको। और प्रेशर P1 क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, कितना, 76 एच सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम के बराबर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मानते हैं। तो हम लोगों ने लिखा रो जी एच के बदले 76, और वॉल्यूम के लिए 5 इंटू ए। और बाद में देखिए 76 माइनस एच, 76 माइनस एच, साथ में रो जी, और वॉल्यूम के लिए 48 माइनस एच इंटू ए। इस एक्सप्रेशन में देखिएगा ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन में देखिए रो जी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कौन,
76 into 5, 76 into 5 equals to 76 minus h into 48 माइनस h। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, h आएगा। जो ये h आएगा वो h किसका कहेंगे? वो h समझिए, वो h नहीं होगा आपका आंसर। h बताएगा लिक्विड कॉलम, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम पूछ रहा है अब। तो ये 48 में से h हटा लेंगे तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम मिल जाएगा आपको। वैसे बैरोमीटर जब एक बार आप समझ लेंगे तब इस क्वेश्चन को फिर एक बार देखिएगा, बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखिए क्या कर सकते हैं कि आइडियल गैस के लिए कौन सा रिलेशन होगा P और V का। तो यहाँ PT क्वेश्चन में कहा गया है कांस्टेंट, लेकिन मुझे ग्राफ चाहिए PV का। तो T के बदले हम क्या लिख सकते हैं? PV बाई NR कांस्टेंट। यहाँ PV बाई NR लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या आ गया? P स्क्वायर V कांस्टेंट, क्योंकि NR तो कांस्टेंट है ही। और P स्क्वायर V कांस्टेंट ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही कोई भाई भतीजा होगा। तो ये भी PV का ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, जैसा C ऑप्शन ही केवल दिख रहा है। 15 वाला चेक करिए। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एक्सपेरिमेंट ऑफ एन आइडियल गैस। अब ये हमारे सामने कहा जा रहा है P स्क्वायर V कांस्टेंट। इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर TV दिया गया है। इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस आर T and V when it's expand to volume V। इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर नहीं, वॉल्यूम V when it expands to volume 2V। वॉल्यूम को V से 2V यदि हम कर देते हैं तो आपको बताना है कि टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, P स्क्वायर V कांस्टेंट कह रहा है, लेकिन हमें चाहिए TV का रिलेशन। तो P के बदले हम लिख सकते हैं NRT बाई V स्क्वायर V कांस्टेंट, और यहां से आ जाएगा T स्क्वायर बाई V कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर बाई V1 इक्वल्स टू T2 स्क्वायर बाई V2। अब यहां से क्या हो गया? T बाई V इक्वल्स टू T स्क्वायर बाई V, और नया वाला टेम्परेचर T2 हम ढूंढ रहे हैं बाई 2V। सॉल्व करिएगा तो T2 हो जाएगा √2 टाइम्स T। क्वेश्चन नंबर 16, 15 के बाद 16। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए देखते हैं। बैरोमीटर देखिए ध्यान से, बैरोमीटर ट्यूब का सिचुएशन देखिए। एक मरकरी में एक बर्तन में मरकरी रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बैरोमीटर एक मरकरी रखते हैं बर्तन में, और एक ट्यूब में मरकरी भर लेते हैं 1 मीटर का ट्यूब लेके, अच्छी तरह से पूरा, जनरली 1 मीटर लेते हैं। और इसको इन्वर्टेड करके इसके ऊपर रख देते हैं। तो मरकरी अपने वेट के कारण नीचे चला आता है। ये 76 cm फिर भी टिका रह जाता है। यहाँ वैक्यूम है, ऊपर में कुछ भी मौजूद नहीं है।
और हम जानते हैं मरकरी क्यों नीचे आया, अपने वेट के कारण। और जहां ये रुक गया, तो ये एक ही लिक्विड में ये 2 पॉइंट हैं, तो यहाँ यदि प्रेशर का डिफरेंस होता तो लिक्विड फ्लो करता ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की तरफ, लेकिन वहां एक ही लेवल में है, लिक्विड एक जैसे प्रेशर पे होंगे, तभी फ्लो नहीं करेगा रुका हुआ होने पर। तो P1 इक्वल्स टू P2 जब आप कहते हैं, या आपसे कहा गया कि 75 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 है का मीनिंग ये है कि वहां 75 सेंटीमीटर जो है, हम देख रहे हैं कि मरकरी का कॉलम बना हुआ है। तो मरकरी के कॉलम का वेट होगा, उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आएगा। तो P1 पे तो एटमॉस्फेयर है, और वहां हम देख रहे होंगे रो A इंटू एच, ये मास हो गया, इंटू जी बाई एरिया, मरकरी के कॉलम के वेट का प्रेशर। तो ये देख रहे हैं ना कि पी नॉट किसके बराबर आ रहा है, पी नॉट आ रहा है रो जी एच। रो किसका है, मरकरी का। तो मरकरी का जो डेंसिटी होता है वाटर से 13.6 टाइम्स ज्यादा, तो वो हमें फिक्स्ड पता है, जी हमें पता है, तो केवल एच बोल देते हैं और प्रेशर पता चल जाता है एटमॉस्फेयर का। ये है बैरोमीटर का काम। तो आइडियल कंडीशन तो होता है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि 75 cm ऑफ एच जी कहा गया है, तो मान लेते हैं कि ये जिस जगह है एक्सपेरिमेंट किया गया वहां ये 75 सेंटीमीटर है। और अब क्या कहा जा रहा है कि एक, ये तो बैरोमीटर का आइडिया हो गया। अब ये देखिए एक ट्यूब के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो मरकरी वाला बैरोमीटर है, जो बाहर कितना दिख रहा है, 50 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर जो दिख रहा है, इसमें हम लोग अब इन 2 पॉइंट्स को देखते हैं कि एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। इन 2 पॉइंट पे प्रेशर तो सेम होगा। एक पॉइंट लिक्विड के मरकरी के ट्यूब में ऊपर में यहां लो ब्लू कलर वाला, ये तो यहां पर प्रेशर कितना है मरकरी के भीतर, ये ट्यूब को धकेल कर भीतर कर देते हैं, तब यहाँ वाला प्रेशर पी ढूंढना है मुझे। ये पी जो भी होगा उसमें ये 50 सेंटीमीटर के कॉलम का प्रेशर जोड़ेंगे तो ये 2 नंबर वाला प्रेशर पता चलेगा। यदि यहाँ हम कहते हैं 3 और 4, तो 3 और 4 वाला। P3 और P4 क्या होना चाहिए, बराबर। P3 किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना है 75 cm ऑफ एच जी, तो रो जी 75। और दूसरी तरफ कितना हो गया P4, वो ऊपर में जो P है और तो उसमें 50 सेंटीमीटर वाला एच जी का कॉलम याद ऐड कर दो, रो जी इंटू 50। तो P कितना आ गया, रो जी इंटू 25। अब ये रो जी इंटू 25 कितना होगा, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस मरकरी कॉलम में ऊपर वाले पॉइंट पे होगा। अब रो जी 25 कहां से निकालेंगे, तो रो हो जाता है 13.6 इंटू 13.6 इंटू 13.6 इंटू 1, ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये ग्राम किलोग्राम में हो गया, और सेंटीमीटर को लिखेंगे 10⁻⁻6 हो गया, तो ये किलोग्राम वाला डेंसिटी आ गया। जी कितना है 10, और एच कितना है, तो एच दिया गया है, ये हमने जो देखा है ये 25 आया है साथ में, 25, तो 25/100, इनको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो जो आएगा वो हो जाएगा प्रेशर मरकरी के भीतर ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 10 एटम है 57 डिग्री टेम्परेचर पे, 28 ग्राम N2 गैस
का फ्लास्क में प्रेशर, कुछ गैस निकल गया, प्रेशर हो गया है हाफ, मतलब 5 एटम, और टेम्परेचर भी हो गया है 27। तो N2 गैस कितना लीक कर गया ये हम जानना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए ना, पहले N1 पता कर लो। लीक्ड गैस इक्वल्स टू हो जाएगा N1 माइनस N2, मोल में देख लो और फिर 28 से मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम में उत्तर चाहिए तो। N1 कैसे लिखते? P1 VY RT1 माइनस P2 V by RT2 इंटू 28। और यहाँ भी नहीं पता मुझे, तो वो कहां से आएगा? और P2 है P1/2, 5 एटम। तो हमारे पास है ना PV इक्वल्स टू NRT। तो प्रेशर 10 एटम हो गया, 10 इंटू 10⁵। वॉल्यूम नहीं पता था, N कितना है? 28/28। R कितना आप जानते हैं? 8.3। और T कितना है? 273 में 57 ऐड करिए, 273 7 80, 200 330। तो आपको ये से भी पता चल जाएगा, भी ले जाके रख दीजिए, तो ये लीक्ड गैस का मास पता चल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। 29 के बारे में यदि देखें, सॉरी 19th क्वेश्चन के बारे में यदि देखें, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल्ड ऑन एब्सोल्यूट स्केल। तो फॉर्मूला क्या था? VRMS हम क्या लिखते हैं? √3RT/m। यदि केल्विन स्केल को डबल करोगे तो VRMS √2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है के बदले 300 केल्विन है, और उसको हमने 300 केल्विन को डबल किया, तो VRMS √2 टाइम्स हो गया, क्योंकि टेम्परेचर डबल हो गया। लेकिन जब डिग्री सेंटीग्रेड वाले को डबल करोगे, 27 डिग्री को कर दोगे तुम यदि 54 डिग्री, तो 54 डिग्री में 273 ऐड करोगे, तब जो डाटा आया है वो 600 केल्विन थोड़े ना है, उससे तो कम रह गया। तो जो डिग्री सेंटीग्रेड वाले को डबल करते तब जो हमें VRMS मिलता वो कम होता। तो सेकेंड केस में VRMS कम होता, फर्स्ट केस में ज्यादा होता। और क्वेश्चन नंबर 20, 12 grams of gas occupy a volume of 4 into 10⁻³ meter cube. At a temperature of 7 degrees centigrade, after the gas is heated at constant pressure, its density becomes 6 into 10⁻⁴ gram per cubic centimeter. What is the temperature to which the gas was heated? तो हम लोग प्रेशर के लिए लिखते थे 1/3 रो VRMS स्क्वायर। वन बाई थ्री रो 3RT/m। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो रो टी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो हम क्या लिख देंगे? रो 1/T1 इक्वल्स टू रो 2/m।
या रो 1 T1 इक्वल्स टू रो 2 T2, रो 1 T1 इक्वल्स टू रो 2 T2। तो जो सॉल्व करना है हमें रिलेशन, इनको यूज कर लेंगे तो T2 निकल आएगा। केल्विन में यूज करिएगा डाटा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।